आइए, नमो नमः दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने पढ़ा था संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर आप लोग मेरा वो पहला वाला मतलब 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, तो क्या होगा कि ये वीडियो आपको समझ में ज्यादा आएगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में और बारी बारी करके एक एक वीडियो में मैं जो है आगे पढ़ाता जाऊंगा। आप लोग इसको लास्ट तक देखें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें। तो आइए, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग चलते हैं वर्ण के बारे में। तो दोस्तों, पीछे की वीडियो में हम सबों ने पढ़ा था भाषा के बारे में, जिसमें हम लोग अंत में ये भी पढ़े थे कि भाषा की कितनी इकाई होती है। तो हम सबों ने पढ़ा था कि भाषा की 3 इकाई होती है। कितनी इकाई होती है? 3 इकाई। पहला होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा को बोलते हैं हम लोग निम्न, और सब उसमें अगर तम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हो जाता है सबसे छोटा। तो वो क्या हो गया? सबसे छोटा को क्या बोल सकते हैं? निम्नतम इकाई, जिसका दूसरा नाम होता है वर्ण। जैसे उदाहरण ये थे रा आ मा आ जा आ ता आ हा अ, ये सारा आपका क्या हो गया? वर्ण हो गया, क्योंकि इसको और छोटे भागों में हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। वैसे तोड़ने का तो कुछ भी तोड़ सकते हैं, जैसे ये आपका रा हो गया। कोई बोलेगा कि नहीं हम तो जरूर तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, तो लेकिन ये तोड़ तो दिए, लेकिन ये एक सार्थक शब्द नहीं हुआ। सार्थक जब तक नहीं, जिसका कुछ अर्थ न निकले, तो वो हम लोग भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसको हम लोग कहते हैं निम्नतम इकाई। क्या बोलते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्नतम इकाई, जिसका दूसरा नाम होता है वर्ण। जैसे रा आ मा आ जा आ ता आ हा अय। अब दूसरी इकाई जो होती है वो होती है मध्यम इकाई। कौन सी इकाई? मध्यम इकाई। तो मध्यम इकाई का दूसरा नाम होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। अब देखिए, रा के साथ आ मिलाएंगे क्या बनेगा? रा। म के साथ आ मिलाएंगे क्या बनेगा? म। जा के साथ आ मिलाएंगे क्या बनेगा? जा। ता के साथ आ मिलाएंगे क्या बनेगा? ता। और देखिए, ह के साथ जब आई मिलाएंगे तो बन जाएगा है। तो अब देखिए, आपका ये 3 शब्द बन गया। राम जाता है, ये 3 आपका शब्द हो गया। तो भाषा की कितनी इकाई? 3 इकाई। ठीक है, पहला निम्नतम इकाई जिसको हम लोग वर्ण कहते हैं, दूसरा मध्यम इकाई जिसको हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द क्या हुआ? जैसे राम जाता है, आपका ये 3 शब्द बन गया। ठीक है, अब तीसरी इकाई क्या होती है? बृहत्तम इकाई। कौन सी इकाई? बृहत। देखिए, बृहत का मतलब होता है बड़ा। बृहत का मतलब बड़ा, और उसमें तम लगा देते हैं जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? बृहत्तम इकाई। इसी का दूसरा नाम हो गया आपका वाक्य। जैसे देखिए, ये राम जाता है, इसमें पर्दा गिरा हुआ बीच में। मान लीजिए इस पर्दा को जब हटा देते तो क्या बन जाता है? राम जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? वाक्य। तो इसको हम लोग आम तरीके से बोल, ठीक है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, मध्यम इकाई शब्द और बड़ी इकाई वाक्य। अब जब हम लोग वर्णों को जोड़ते हैं, देखिए क्या बना आपका? शब्द बना। और जब शब्दों को जोड़े क्या बना? वाक्य। और अगर मान लीजिए वाक्य को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। शब्दों को तोड़ेंगे तो वर्ण बनेगा। अब इससे हम लोग जो है डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की निम्नतम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की मध्यम इकाई को शब्द, भाषा की बृहत्तम इकाई को वाक्य। तो ये टॉपिक हम लोगों का जो है वर्ण का टॉपिक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे, फिर शब्द को भी पढ़ेंगे, फिर वाक्य को अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ण क्या होता है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, भाषा की निम्नतम, देखिए यहीं से डिफिनेशन बना रहे हैं। भाषा की निम्नतम, जिसको सबसे छोटी बोल सकते हैं, तो भाषा की निम्नतम इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए भाषा की निम्नतम इकाई क्या है? वर्ण। जैसे अ आ क ख, ये सब क्या हो गया आपका? वर्ण। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर ये क वर्ण है तो अक्षर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अक्षर और वर्ण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अक्षर क्या होता है कि अगर किन्हीं भी वर्ण को अगर हम बोल दें, किसी ध्वनि को बोलते हैं तो वो हमारा अक्षर कहलाता है, और उसको लिख दिए तो वो वर्ण कहलाता है। वही जब बोलते हैं तो उसको हम लोग ध्वनि भी कर सकते हैं, और उसी चीज को जब लिखते हैं तो लिपि कहलाता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो कहलाया अक्षर, और जब वो लिखता है तो वो कहलाया वर्ण। इसी अक्षर को हम लोग बोल सकते हैं ध्वनि जब बोले, और इसी वर्ण को हम लोग बोल सकते हैं लिपि। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं
लिपि। तो इसमें कोई अंतर नहीं, जिसको हम लोग बोले सिर्फ वो अक्षर होगा या उसी का दूसरा नाम ध्वनि होगा, और जिसको हम लोग क्या कि लिखे तो वो वर्ण होगा और उसी का दूसरा नाम लिपि होगा। ठीक है, तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ये सारा वर्ण है। अब हम लोग आगे जानते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है? स्वर वर्ण होता है और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसा वर्ण जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। यानी कि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण का सहायता ना ले, अपने वर्ण का सहायता ले सकता है। ठीक है, किसी अन्य वर्ण का, यानी कि अगर स्वर को व्यक्त करें तो व्यंजन का सहायता ना ले। ठीक है, तो वैसा वर्ण जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए अ, आ, हसई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, मतलब डॉट डॉट आपका जितना भी अ होता है सब स्वर वर्ण होता है। ठीक है, जितना भी अ होता है वो क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत? वैसा वर्ण जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हसई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। अब देखिए स्वर वर्ण के भी भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन होता है? पहला रस स्वर, इसको बहुत आदमी हरस स्वर बोल देते हैं, तो वैसा नहीं बोलिएगा। इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है रस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले रस स्वर के बारे में जानेंगे, फिर दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे, फिर प्लुस स्वर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम लोग जो है तीनों स्वर के बारे में जानेंगे। आइए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। पहला भेद हमने बताया था अभी रस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुस स्वर। अब हम लोग जानते हैं कि रस स्वर क्या होता है। तो एक बार रिपीट कर लीजिए कि वैसा स्वर, वैसा वर्ण जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हिंदी में क्या होता है? हिंदी के स्वर वर्ण में लिरी नहीं होता है, लेकिन संस्कृत के स्वर वर्ण में लिरी को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्वर वर्ण के कितने भेद? रस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, 3 भेद होते हैं। अब हम लोग जानते हैं रस स्वर क्या है? वैसा स्वर जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य स्वर की सहायता ना लेनी पड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? रस स्वर कहते हैं। जैसे मतलब जिस स्वर को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य स्वर का सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस स्वर। जैसे देखिए अ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी, इन सबको व्यक्त करने के लिए किसी का सहायता ना लेनी पड़ती। देखिए किसी का लेना पड़ता है? अ नहीं। लेकिन वही अगर हम लोग देखेंगे आ, तो देखिए आ जो व्यक्त होता है अ के साथ अ मिलता है तो ही व्यक्त होता है। ठीक है, तो ये दीर्घ आ जाएगा। अब दीर्घ देखिए, तो वैसा स्वर जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ। अब देखिए आ क्या क्या मिलके बना है? अ के साथ अ जुड़ा है तो आ बना है, तो अ सहायता दूसरे का ले रहा है ना, तो ये आ हो गया, तो ये दीर्घ स्वर। इसी प्रकार दीर्घई देखिए, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, दुर्गऊ, हर्षऊ के साथ हर्षऊ जुड़ा तो दुर्गऊ बना, ए, अ के साथ हर्षई जुड़ा तो ए बना। अब ऐ देखिए अ के साथ ए जुटा तो ऐ बना, ओ, अ जोड़ हर्षऊ बराबर ओ, और औ तो अ जोड़ ओ बराबर औ। तो सबको व्यक्त करने के लिए दूसरे स्वर का सहायता लेना पड़ रहा है। तो वैसा स्वर जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरे स्वर की सहायता लेना पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब अगला देखिए प्लुस स्वर। प्लुस स्वर क्या होता है कि इसका प्रयोग प्राय जो है जितने भी स्वर होते हैं वो सारा प्लुत होता है। इसके पीछे जो है 3 मात्रा का समय लगा रहता है, तो हिंदी में जो है 3 ही लिखा रहता है। ये देखिए हिंदी भाषा का ये 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा स्वर जिसका प्रयोग जोरदार चिल्लाहट, ठीक है, के लिए किया जाता हो उसे प्लुस स्वर कहते हैं। इसका प्राय प्रयोग जो है संगीत में, ठीक है, किया जाता है, या अन्य जगहों पर जहां पुकारा जाता है, चिल्लाया जाता है, वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो पूछ लिया जाएगा प्लुस स्वर कितने होते हैं? तो प्लुस स्वर जो है स्वर वर्ण की संख्या जितनी होती उतनी ही प्लुस स्वर की संख्या होती, बशर्ते उसके पीछे क्या लगा रहता है? 3 मात्रा। जैसे देखिए ये अ है ना, इसके पीछे 3 मात्रा लगा दीजिए तो ये प्लुस स्वर हो जाएगा।
उसी प्रकार आ में अगर 3 मात्रा लगा दीजिए तो प्लुत स्वर, यहाँ हे राम ये भी उसी का उदाहरण है, हे सीते ये भी उसी का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग जो है ये जो रस स्वर है इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि रस स्वर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इतना सा को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बताते हैं। या नोट बना के लिखिए, NOTE नोट, कि रस स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है एक मात्रिक स्वर? एग्जाम में पूछ लिया था किन स्वरों को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, तो रस स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन स्वर के उच्चारण में जो है सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। तो अब प्रश्न आता है कि दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती हो, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आपका जो हो गया पूरे स्वर वर्ण हो गया। फिर वैसा वर्ण जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना सा ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर